गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकारों का बढ़ता दायरा। अब तक हमने इस अध्याय के अंदर अधिकारों के महत्व के ऊपर चर्चा की थी और पूरे अध्याय के अंदर जो सारा का सारा अध्याय जो हमारा एंडिंग की तरफ आ रहा है उसके अंदर हमने मौलिक अधिकारों के ऊपर ही फोकस किया है कि जो मूल अधिकार हैं जो हमें अन्य अधिकारों का आधार देते हैं। मानव के विकास के लिए हमारे संविधान के अंदर इन अधिकारों को डाला गया है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर, क्योंकि भारत का संविधान जो 1950 में बना था बहुत लंबा समय हो गया है, इस दौरान लोगों ने और अधिकारों की मांग की और अब भी लोग जो है अन्य अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो हमारे संविधान के अंदर और नए अधिकार जुड़ गए। जैसे कैसे बढ़ा है, आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। यह अधिकार हमारे संविधान को जब बनाया गया था उस समय नहीं था। अधिकारों का हमारा दायरा बढ़ रहा है। आज आरटीआई जो है हमारे संविधान के अंदर शामिल है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था और अब हमारे संविधान के अंदर इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, कि हमारी जो प्रेस है वो पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई भी बंदिशें नहीं होनी चाहिए। यही नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत से अधिकार जो है अब अस्तित्व में आ रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन से हम किसी भी सरकार से, सरकारी दफ्तर की सूचना जो हमसे जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी, उसको हम हासिल कर सकते हैं। उसे पाने का हमारे पास अधिकार है। राइट टू एजुकेशन के तहत प्रत्येक 14 वर्ष के बच्चे को सरकार के लिए प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। वो उस सरकार की जिम्मेदारी है कि 14 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो है वो अनपढ़ ना रहे। इसके साथ साथ में प्रेस की आज़ादी, यानी कि क्योंकि लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो अभिव्यक्ति है, अगर प्रेस को आज़ादी नहीं होगी तो फिर वो भी जो है बेमानी हो जाएगी। मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन किया जा सकता है। उसके बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया और भी बहुत से अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार है, ये हमें भारतीय संविधान देता है। ये हमारा कौन सा अधिकार है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है। तो ये हमारा कानूनी अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, अब ये किस में आता है, कानून अधिकारों की श्रेणी में आता है। और कई बार जो होता है कि मानव के साथ जो अमानवीय घटनाएं घटित होती है तो मानवाधिकार आयोग भी मानव के अन्य अधिकारों के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुपोषण। बहुत से बच्चे जो है कुपोषण का शिकार होकर के मर जाते हैं, तो उसके लिए किसका अधिकार दिया गया, भोजन का अधिकार। उन्होंने सरकारों के ऊपर दबाव डाला कि आपका एक कल्याणकारी कार्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है आप पौष्टिक भोजन क्या करवाएंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो आपने देखा होगा आजकल स्कूलों के अंदर मिड डे मील दिया जाता है। ये उसी का एक रूप है। जो मध्याह्न भोजन की योजनाएं स्कूलों में चलाई गई थी ताकि 1 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बीच का जो बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ता है, वो हो सकता है 5 वर्ष की आयु का हो, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, वो कुपोषण का शिकार ना हो। तो बहुत से ऐसे जो कानून हैं उनके जरिए जो है लोगों को अधिकार जो है यहाँ पर दिलाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय जो है संधियाँ होती हैं, प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, जिनसे जो है अधिकारों का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और अधिकार की हम बात करेंगे। मौलिक अधिकारों में हमने उसकी बात नहीं की थी। वोट का अधिकार हमें मिला हुआ है। किसका अधिकार मिला हुआ है,
वोट का अधिकार, यानी कि वो हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो भारत के अंदर क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, बशर्ते वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। तो यानी कि मौलिक अधिकारों के अलावा भी हमें जो है अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा आजकल एक नए अधिकार की बात चल रही है, निजता का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए आदेश भी दे दिया है कि निजता का अधिकार का मतलब है किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी को जो है दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। जैसे उसके घर की तलाशी नहीं ली जा सकती, उसके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उसका कोई कागज़ पत्तर है, कोई उसकी चिट्ठी है, उसका कोई टेलीग्राम है, उसका कोई मनी ऑर्डर है, उसको आप कॉल करके नहीं देख सकते, उसको आप क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा एक और अधिकारों की भी आजकल जनता ने मांग करनी शुरू कर दी है, वो है पर्यावरण का अधिकार, कि हर नागरिक ये कहता है कि उसे एक स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है ताकि उसके स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी बुरा असर ना पड़े। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि उसे एक स्वस्थ पर्यावरण भी उसे क्या करवाए, उपलब्ध करवाए। इसके अलावा एक और नया अधिकार आजकल अस्तित्व में आ रहा है, आवास का अधिकार। ये भी मांग की जा रही है सरकार से कि प्रत्येक व्यक्ति को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको मकान बना करके दिया जाए। और आपने देखा भी होगा, दलित और आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं, दबे और कुचले वर्गों के जो लोग होते हैं, उनको मकान बना करके सरकार देती है, वो इसी के तहत देती है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ये चाहता है कि उसका शरीर जो है वो पूर्णतः क्या हो, स्वस्थ हो, तो स्वास्थ्य का अधिकार भी मांगता है वो। भोजन और पानी का अधिकार भी मांगता है वो। इनके अलावा जो है चिकित्सा का अधिकार भी मांगता है। किसका अधिकार मांग रहा है? चिकित्सा का अधिकार। यानी कि अब आप देखेंगे मौलिक अधिकारों से बाहर भी मैंने आपको कितने अधिकार यहाँ पर बताए हैं। तो ये सारे तय कर रहे हैं कि मानव के अधिकारों का दायरा अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो है कोशिश ये की जा रही है कि काम के अधिकार को भी, काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और जीने के लिए जो न्यूनतम जो आवश्यकता है उसका अधिकार और निजता के अधिकार को किसमें शामिल कर देना चाहिए, मौलिक अधिकार में। ये प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कितना ज़्यादा जो है अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। कुछ यहाँ महत्वपूर्ण जो है शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। जैसे अभी शब्द आया था प्रतिज्ञा पत्र, किसे कहते हैं? तो कुछ नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, कुछ नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं और उनको कायम रखने के लिए जो है व्यक्ति क्या करता है, अपने देश से वायदा करता है, प्रतिज्ञा लेता है। कि जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भारत की जो है आन बान की रक्षा करेंगे, हम तिरंगे की रक्षा करेंगे, हम भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार जो है अपने जीवन को अपनाएंगे उनको। तो ये सारे क्या होते हैं? प्रतिज्ञा पत्र होते हैं। और कई बार संधियां भी होती हैं, उनके अंदर भी इन प्रतिज्ञाओं को निभाया जाता है, दो देशों के बीच में जब कोई व्यापार की संधियां होती हैं। इसके अलावा है दावा। दावा का मतलब होता है मानव का समाज में रहने के नाते, जिस देश में मानव रहता है उस देश में रहने के नाते वो कुछ जो है अधिकारों की मांग कर सकता है अपने देश से, कुछ कानूनी अधिकारों की मांग कर सकता है, कुछ नैतिक अधिकारों की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। और ऐसी मांग क्या कहलाती है? दावा कहलाती है। दलित, दलित का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दबे कुचले जो है परिवार में जन्म लेता है, जिसको दूसरी जाति के लोग जो है क्या मानते हैं? तुच्छ मानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। जातीय समूह यानी कि मानव की जाति का एक ऐसा समूह होता है जो मूल समाज के अंदर रहता है, जिसकी संस्कृति, जिसका धर्म, जिसकी भाषा एक जैसी होती है और अन्य जो है जाति से क्या होती है? हटके होती है। उसे हम जाति समूह कहते हैं। सम्मन, सम्मन का मतलब होता है जब भी किसी भी जुर्म के अंदर या अदालत को किसी भी व्यक्ति की केस के अंदर ज़रूरत है तो वो उसको एक आदेश भेज करके ये कहता है कि आप अदालत के अंदर जो है प्रस्तुत हों, उसको क्या कहा जाता है? सम्मन कहा जाता है। अदालत में पेश होने के लिए व्यक्ति को जो आदेश अदालत की तरफ से दिया जाता है उसको सम्मन बोला जाता है। अवैध व्यापार, ये अवैध व्यापार क्या होता है? अनैतिक काम जो करवाए जाते हैं, जैसे कि महिलाओं से देह व्यापार करवाना, पुरुषों और बच्चों की खरीद और फरोख्त करना, ये सारा का सारा किस में आ जाता है? अवैध व्यापार में आ जाता है। उसके बाद में रिट की हमने बात की थी। जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है और उच्च न्यायालय जो हमारा है वो जो है लिखित के अंदर जो है सरकार को जारी कर सकता है, आदेश जो है लिखित में जारी करता है सरकार, अगर मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
और ये दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट क्या करता है, प्रस्तुत करता है। जैसे कि हमने कोसोवो की सरकार के बारे में जाना था, जैसा कि हमने सऊदी अरब के बारे में जाना था, जैसा कि गुआंतानामो बे जेल के बारे में हमने जाना कि वहाँ पर किस प्रकार जो है मानव के अधिकारों के खिलाफ क्या किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों पर हम नज़र डालते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। मौलिक अधिकार जहां उपयोग होते हुए आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों को चलाना, सरकारी नौकरी में जो है औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों के द्वारा जो है माँ बाप को जो है कि जो संपत्ति उसको विरासत में अगर हम हासिल करते हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है। सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है, ये आ जाएगा हमारा। सरकार बदलने के लिए हम कोई आंदोलन कर सकते हैं। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की भी हमें क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। हम सशस्त्र क्या नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ का सशस्त्र विरोध करने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार देता है। तो काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार या फिर निजता का अधिकार। तो अभी मैंने बात की थी काम के अधिकार और पर्याप्त जीविका का अधिकार, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए, इसकी चर्चाएं चल रही है। तो कौन सा आ जाएगा, अपनी संस्कृति और रक्षा का अधिकार। उसके बाद है उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती है। तो आप अलग अलग बतानी है इसमें। अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, धार्मिक स्वतंत्रता। जीवन का अधिकार की बात करेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार। छुआछूत की समाप्ति की बात करेंगे तो समानता का अधिकार। और बेगार पर प्रतिबंध की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि हमने 3 प्रकार के जो है शोषण हमने वहाँ देखे थे, तो उसमें बेगार भी था, अवैध व्यापार भी था उसमें। उसके बाद है नंबर 6, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा बयान ज़्यादा उचित है। तो ये कहता है कि हर लोकतांत्रिक देश अपने लोगों को अधिकार देता है। तो बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र तो तभी होता है जब उस देश के अंदर समानता और स्वतंत्रता के को जो है सभी लोगों को क्या किया जाए, दिया जाए। और अपने देश को जो अधिकार जब दिए जाते हैं तो यहाँ हमारा फर्स्ट आ जाएगा, सबसे उचित है। उसके बाद में नंबर 6 पे स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियाँ क्या उचित है, अपने जवाब के पक्ष में बताइए। तो भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने की अनुमति लेनी पड़ती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देश की सुरक्षा का जो मामला होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में भारी, हाँ ये बिल्कुल भी हम ठीक कह सकते हैं इसमें पाबंदी लगाना, क्योंकि हिमाचल के अंदर है या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसके बाद में नंबर 3 है शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली, ये गलत बात है। आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अभिव्यक्ति की का क्या हो जाता है, हनन हो जाता है। तो इस प्रकार जो इस पाठ के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आप याद करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।